हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 12वीं के लिए हिंदी अंतराल का एक चैप्टर जिसका नाम है अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में। इस चैप्टर के आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। जहाँ ज़रूरत होगी मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करती जाऊँगी, बाकी मैंने आप लोगों के लिए लिख के रखे हैं। स्क्रीन को स्टॉप करके आप इसको पढ़ सकते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगी रहती है तब मालवा के जनजीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। आपकी अंतराल वाली बुक के दोनों चैप्टर इस टर्म में ऐसे हैं कि आप थोड़ी सी अपनी कल्पना का भी प्रयोग कर सकते हैं कि बारिश जब किसी जगह पड़ती है तो जनजीवन थोड़ा सा कैसे अस्त व्यस्त हो जाता है। हमें सिंपली यह लिखना है। आंसर देखते हैं। मालवा में जब बरसात पड़ती है तो उसका जनजीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मालवा में बरसात के कारण फसलें जीवंत हो जाती हैं और लहलहाने लगती हैं। बारिश जैसा कि आपको पता है भयंकर गर्मियों के बाद आती है, तो गर्मियाँ जैसे ही ख़त्म होने को होती हैं तो फसलें जो हैं सूख जाने जैसी होती हैं, मृत प्राय जैसी होती हैं कि अब अगर इनको पानी नहीं मिला तो ये ख़त्म हो जाएंगी। तो ये उस तरीके की बात है। फसलें जो हैं जीवंत हो जाती हैं और लहलहाने लगती हैं। नदियाँ, तालाब और बावड़ियाँ पानी से भर जाते हैं। जब बारिश आ जाएगी तो नदियों का जल स्तर भी बढ़ जाएगा, तालाब भी फुल भर जाएंगे और बावड़ियाँ भी भर जाएंगी। बावड़ियाँ कहते हैं पक्के तालाबों को, जो राजा महाराजा अपने महल के बीच में बनवाते थे पानी का संरक्षण करने के लिए, उनको हम बावड़ियाँ कहते हैं। प्रकृति मानो जी उठती है। सारी प्रकृति हमें नई दिखाई पड़नी शुरू हो जाती है। पेड़ पौधे बहुत धुले धुले से बहुत साफ़ सुथरे लगते हैं। जो पेड़ पौधे बिल्कुल मरने वाले होते हैं उनमें नई जान आ जाती है। ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। ज़्यादा बारिश हो जाए तो क्या होता है, घरों में पानी घुस जाता है जिससे जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। घरों में पानी घुस जाता है। गेहूँ और चने की फसल वर्षा के कारण अच्छी हो जाती है। गेहूँ और चने की फसल को पानी चाहिए, तो अगर बारिश ऐसे दिनों में हो रही है जब गेहूँ और चने की फसल लगी हुई है खेतों में, तो वो फसल जो है बारिश से अच्छी हो जाएगी। लेकिन अधिक वर्षा से सोयाबीन की फसल गलने लगती है। लेकिन बहुत ज़्यादा पानी सोयाबीन की फसल को नहीं चाहिए, तो सोयाबीन की फसल जो है बहुत ज़्यादा उससे गलने लग जाती है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं कि बारिश का क्या असर होता है मालवा के जनजीवन पर। दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था, इसके क्या कारण है। आंसर देखते हैं। मालवा क्षेत्र जो है भारत के मध्य प्रदेश नामक प्रदेश में स्थित है। जो मध्य प्रदेश हमारी स्टेट है उसमें वो मालवा प्रदेश स्थित है। लेखक ने इस प्रदेश के बारे में बताया कि कभी यह प्रदेश बहुत हरा भरा हुआ करता था और यहाँ वर्षा भी बहुत अच्छी होती थी। लेकिन बदलते समय के कारण वातावरण इतना बदल गया कि यहाँ रेगिस्तान और सूखे जैसी समस्याएं दिखने लगी। पहले बहुत प्राकृतिक संपदा संपन्न क्षेत्र था, बहुत पेड़ पौधे थे, बहुत पानी था, लेकिन मनुष्य की गलतियों के कारण इतना सब कुछ बदल गया कि ये क्षेत्र जो है बिल्कुल बर्बाद हो गया। इसके पीछे लेखक ने कुछ कारण बताए हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। जंगलों को बहुत अधिक संख्या में जब काटा गया तो वर्षा का चक्र गड़बड़ा गया। वर्षा समय पर नहीं आती, उसका चक्र गड़बड़ा गया है। तो इसके पीछे लेखक ने कारण बताया जंगलों को बहुत अधिक संख्या में काटा जाना। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है और इसके कारण भी वर्षा का चक्र प्रभावित हो रहा है। औद्योगिकीकरण ने पर्यावरण को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया है। इससे प्रकृति पर और धरती पर बहुत अधिक बुरा असर पड़ा है। मौसम जो है अनियमित हो गए हैं और वर्षा सामान्य से कम हो गई है। हर पॉइंट को हमें इसी तरीके से लिखना है क्योंकि हमारा प्रश्न है कि मालवा में पहले अच्छी बारिश होती थी और अब जो है अच्छी बारिश नहीं होती, तो हमें बारिश कम होने के कारण ही बताने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे आज के इंजीनियर ऐसा क्यों समझते हैं कि वो पानी का प्रबंध जानते हैं और पहले ज़माने के लोग कुछ नहीं जानते थे। आंसर देखते हैं। आज आधुनिक समय में ज्ञान का इतना अधिक विस्तार हो गया है कि अपने सामने आजकल की पीढ़ी को पुराने समय का ज्ञान बहुत कम लगता है। आजकल की नई पीढ़ी ये समझती है कि उनके समय में जो ज्ञान है वो कभी भी पुराने समय में था ही नहीं। इतना ज़्यादा एक्सपोजर उनके ज्ञान को कभी नहीं मिला होगा। उनके अनुसार यानी नई पीढ़ी के अनुसार कंप्यूटर के कारण, औद्योगिक क्रांति के कारण, पुनर्जागरणवाद के बाद ही ज्ञान का प्रचार और प्रसार हुआ। पॉलिटिकल साइंस में और हिस्ट्री में जब हम पुनर्जागरणवाद को पढ़ते हैं, जब औद्योगिक क्रांतियां हुई और पुनर्जागरणवाद वाली लहर आई, उसके बाद ही माना जाता है कि ज्ञान में भी बहुत तेजी से वृद्धि हुई। तो नई पीढ़ी ये मानती है कि औद्योगिकीकरण के बाद, कंप्यूटर के आने के बाद, इंटरनेट के आने के बाद और पुनर्जागरणवाद के बाद ही ज्ञान का प्रचार और प्रसार हुआ है। आज की पीढ़ी को ये लगता है कि पहले लोगों के पास उन्नत तकनीकी ज्ञान नहीं था,
जो टेक्नोलॉजियाँ आजकल हमारे पास हैं, लोगों को लगता है कि पुराने ज़माने में नहीं थी। आधुनिक उपकरण नहीं थे और रिसर्च करने के आधुनिक साधन भी उपलब्ध नहीं थे। इसीलिए उन्हें भ्रम है कि पहले के इंजीनियर जो थे उनको कोई ज्ञान नहीं था, सारा ज्ञान वर्तमान में है। अगला प्रश्न देखते हैं। मालवा में विक्रमादित्य, भोज और मुंज रेनेसां के बहुत पहले हो गए थे। पानी के रखरखाव के लिए उन्होंने क्या प्रबंध किए? ये जो ऊपर 3 नाम आए हैं, विक्रमादित्य, भोज और मुंज, ये राजाओं के नाम है कि इन राजाओं ने अपने क्षेत्र में पानी का प्रबंध कैसे किया और बहुत अच्छा उनका प्रबंध था। और ये राजा जो है रेनेसां के बहुत पहले हुए थे। रेनेसां जो वर्ड आएगा आपके इस चैप्टर में, वो पुनर्जागरणवाद के लिए है, नव जागरणवाद के लिए है। आंसर देखते हैं इसका। आधुनिक पीढ़ी को लगता है कि सारा ज्ञान रेनेसां या पुनर्जागरणवाद के बाद ही संसार में प्रचारित और प्रसारित हुआ है। यानी कि आधुनिक पीढ़ी को लगता है कि जब से आधुनिक युग शुरू हुआ है ना, तभी से ये ज्ञान में उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की करी है। और पहले के लोग ऐसे ही थे, उनको कोई ज़्यादा तकनीकी वाला ज्ञान नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है। मालवा में विक्रमादित्य, भोज और मुंज रेनेसां या पुनर्जागरणवाद के बहुत पहले हो गए थे। मालवा की जब बात होती है तो मालवा में इन 3 राजाओं के नाम लेखक ने गिनवाए हैं, जिनमें विक्रमादित्य है, राजा भोज है और राजा मुंज है। उन्होंने अपने राज्यों में बहुत अच्छा पानी का प्रबंध किया था। मालवा एक पठारी क्षेत्र है। पठार सामान्य भूमि से थोड़ा ऊपर होता है, तो पानी भी थोड़ा सा प्रबंधन करना उसका मुश्किल होता है नॉर्मल भूमि के अपेक्षा। तो मालवा एक पठारी क्षेत्र है। पठार जो है सामान्य भूमि से ऊंचाई पर स्थित होता है और ऐसी जगह पर पानी का संरक्षण करना सामान्य स्तर के मुकाबले थोड़ा सा मुश्किल है। यानी जितनी गहराई में हम जाते जाएंगे वो पानी, भूमिगत जल उतना ही नज़दीक आता जाएगा। सामान्य लेवल पर पानी के लिए उसका संरक्षण करना, उसके लिए तालाब बनवाना, कुएं बनवाना आसान होता है, बजाय कि एक पठार पर या पहाड़ी पर। इसको ऐसे समझ सकते हो कि नॉर्मल जगह पर कुआं खोदना या तालाब बनवाना आसान है, या एक पहाड़ के ऊपर तालाब खोदना और कुआं खोदना ज़्यादा आसान है। तो पठारी क्षेत्र में पानी का रखरखाव या संरक्षण ज़्यादा मुश्किल है। मालवा क्षेत्र में विक्रमादित्य, भोज और मुंज ने पठार पर पानी को रोक कर रखने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए? उन्होंने तालाब और बड़ी बड़ी बावड़ियाँ बनवाई, तालाब बनवाए, गहरे तालाब बनवाए। तालाबों को जब खोदेंगे और उसमें पानी भरा रहेगा हमेशा, तो वो जो है भूमिगत जल वाले स्तर से मिल जाता है, तो वो नीचे वाला पानी भी तालाब में आने लगता है। तो तालाब बनवाए उन्होंने और बड़ी बड़ी बावड़ियाँ बनवाई। बावड़ियाँ कहते हैं पक्के तालाबों को। जैसा मैंने बताया, बावड़ियाँ राजस्थान में बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि राजस्थान में राजाओं के महल जो है अक्सर पहाड़ियों के ऊपर होते हैं। वो अपने किले जो है पहाड़ियों के ऊपर बनवाते हैं। तो वहाँ पानी की व्यवस्था कैसे हो, रोज़ के खर्चे का पानी वहाँ पर कहाँ से वो अरेंज करते हैं? तो वो अपने महल के बीचों बीच या जहाँ भी उन्हें अच्छी जगह मिले वहाँ एक पक्का तालाब बनवाते हैं, सीढ़ियों वाला तालाब, कि उसके नीचे तक जाया जा सके, उसकी सफाई की जा सके। और सीढ़ियों वाला तालाब है तो पानी भी गंदा नहीं होगा। पक्का तालाब है तो उसमें वो वर्षा के जल का संग्रहण करते थे, उनको हम बावड़ियाँ कहते हैं। तो इन राजाओं ने क्या किया है, पठारी क्षेत्र में बहुत सारे तालाब बनवाए और बड़ी बड़ी बावड़ियाँ बनवाई। इसके पीछे एक और क्या कारण है? ताकि बरसात के पानी का संरक्षण किया जा सके और भूमिगत पानी के स्तर को भी बना करके रखा जा सके। 2 कारण है, एक तो हम पानी का संरक्षण उसमें करेंगे, पानी को स्टोर उसमें करेंगे, और दूसरा भूमिगत जो पानी है वो ख़त्म नहीं होगा, वो उसका लेवल जो है मेंटेन रहेगा। आजकल क्या करते हैं, तालाबों पर बावड़ियों पर ध्यान नहीं देते और ज़मीन खोद करके पानी को निकाल लिया जाता है। कुएं खोद लिए जाते हैं, बोरिंग कर दिए जाते हैं, भूमिगत जल को निकाल लिया जाता है। तो हर साल भूमिगत जल जो है और नीचे होता चला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है, क्यों और कैसे? इसमें हमें बताना है कि हम अपनी नदियों को गंदे पानी के नाले बना रहे हैं। एक बार ये प्रश्न ऐसा भी आया था
कि यमुना के आधार पर लिखिए। यमुना का आपको संदर्भ देना है, उसका उदाहरण देना है और ये बताना है कि यमुना जो है एक बहुत अच्छी, बहुत बड़ी नदी थी और उसको आज जो है हमने गंदे पानी का नाला बना दिया। तो इस तरीके से भी ये प्रश्न आया हुआ है। तो हमें बताना है कि नदियों की हमने हालतें आजकल ख़राब कैसे कर रखी है। तो कारण बताने हैं। आंसर देखते हैं। लेखक के अनुसार आजकल हमने चाहे कितना भी आधुनिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, लेकिन पुराने ज़माने की तुलना में हमने अपनी नदियों को पूरी तरह से उजाड़ दिया। अपने व्यवहार के कारण हमने अपनी नदियों को गंदे पानी के नालों में बदल दिया। 3-4 पॉइंट में लिख रही हूँ कि क्या क्या गलतियाँ हमने करी। इसको आप अपनी कल्पना से भी लिख सकते हैं। सबसे पहली बात, कूड़ा कचरा फेंक कर। हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में लोग अपने घरों की सफाई करते हैं और कूड़े को घर के बाहर फेंक देते हैं। कूड़े के प्रबंधन की उचित व्यवस्था नहीं है। केवल अपना घर साफ किया और कूड़े को बाहर फेंक आए, और ये कूड़ा जो है एक दिन जाकर के नदियों और समुद्रों में मिल जाता है। कूड़े के ढेर ऐसे कैसे पड़े रहते हैं, और कूड़े के ढेर जब बारिश आती है तो वो बारिश के साथ मिल करके वो बहने लगते हैं और अल्टीमेटली वो नदियों में और फिर समुद्रों में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार नदियां जो हैं लगातार दूषित हो रही हैं। ये कूड़े का प्रबंधन हमारे देश में एक बड़ी समस्या है। इसलिए कूड़ा जो है घर के बाहर जो है वो बारिश में सारा नदियों में मिल जाता है। दूसरा पॉइंट जो हम लिखेंगे, पूजा की सामग्री को बहा करके। भारतीय समाज में नदियाँ संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। हमारे बहुत सारे त्योहारों में, बहुत सारे रीति रिवाजों में नदियों का बहुत बड़ा रोल है कि नदियों में जाकर के पूजा करनी है, वहाँ हमें कुछ बहा करके आना है, वहाँ हमें स्नान करके आना है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी नदियों से जुड़ी हुई हैं। हर नदी किसी न किसी रूप में हमारे धर्म से जुड़ी हुई है। लोग इन नदियों में स्नान करते हैं, पूजा सामग्री इनमें बहा देते हैं और एक प्रकार से नदियों को प्रदूषित कर देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि जिसे हम विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह उजाड़ की अपसभ्यता है? आप क्या मानते हैं? ये प्रश्न बिल्कुल वैसा है जैसा हमने निर्मल वर्मा का जहाँ कोई वापसी नहीं वाला चैप्टर पढ़ा था। उसमें सारा ये था कि हम विकास कर रहे हैं और पीछे पर्यावरण को बिल्कुल नष्ट करते जा रहे हैं। सेम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का। आंसर देखते हैं। लेखक के अनुसार हमने औद्योगिकीकरण के कारण बहुत अधिक विकास कर लिया है, लेकिन इस विकास का दूसरा पहलू हमारे पर्यावरण का नुकसान है। हमने विकास किया है, लेकिन उसके पीछे हमने क्या खोया है ये हम देखना भूल जाते हैं। औद्योगिक विकास करने के कारण हमने अपने पर्यावरण को इतने बुरे तरीके से नष्ट कर लिया है कि उसका प्रभाव आजकल मौसम पर और वातावरण पर स्पष्ट दिखने लगा है। हर बार आप देखते हो दिवाली के आसपास हमारी जो हवा ऐसी है कि सांस लेने लायक नहीं रहती। हर बार गर्मियों में और अधिक गर्मियाँ बढ़ती जाती हैं, सर्दियों में और अधिक सर्दियाँ बढ़ती जाती हैं। बारिश का चक्र जो है वो एकदम से असामान्य हो गया है। कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी, कभी बहुत कम बारिश होने के कारण सूखे जैसी स्थितियाँ बन जाएंगी। तो हमने मौसम को बिल्कुल नष्ट कर दिया है, उस पर प्रभाव स्पष्ट दिखने लगा है, वातावरण पर भी दिखने लगा है। किसी भी उद्योग को लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्रकृति को नुकसान पहुंचाना पड़ता है, पेड़ पौधे काटने पड़ते हैं, धरती से खनिजों का दोहन करना पड़ता है। धरती से हम खनिज पदार्थ निकालते हैं और जब जा करके वो हम अपने उद्योगों में उनको यूज़ करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का बहुत अधिक उपयोग करना पड़ता है। उद्योग स्थापित होने के बाद भी वो उद्योग लगातार पर्यावरण को विभिन्न तरीकों से प्रदूषित करता रहता है। कोई फैक्ट्री लगा ली और फैक्ट्री को लगाने से पहले हमने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, यानी पेड़ पौधे काटे, उसकी ज़मीन साफ करी और वहाँ हमने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया। उस फैक्ट्री में मान लो कुछ खनिज पदार्थ यूज़ हो रहा है, वो कुछ ऐसी चीज़ बन रही है जो धरती में से निकाल करके हमें यूज़ करनी है, तो हमने संसाधन निकाले और उसको यूज़ किया, प्रकृति को नुकसान पहुंचाया। उसके बाद भी जब तक वो फैक्ट्री चलती रहेगी लगातार उसमें से कुछ वेस्टेज निकलता रहेगा, कुछ जहरीली गैसें निकलती रहेंगी, कुछ ऐसे पदार्थ निकलते रहेंगे जो जा करके कुछ हवा में मिल जाएंगे, कुछ पानी में मिल जाएंगे और कुछ धरती पर पड़े रहेंगे। उद्योग स्थापित होने के बाद भी वो उद्योग जो है लगातार पर्यावरण को विभिन्न तरीकों से दूषित करता रहता है। कैसे कैसे दूषित करता है? कभी जहरीली गैसें वातावरण में घोल दी जाती हैं, तो कभी प्रदूषित पानी को नदियों में छोड़ दिया जाता है, कभी कचरे को समुद्र में फेंक दिया जाता है, तो कभी कचरे के पहाड़ लग जाते हैं जो धरती पर पड़ा रहता है। हमें केवल उद्योगों का सुनहरा पक्ष और विकास दिखाई देता है, उसके पीछे हम प्रकृति का कितना विनाश कर रहे हैं हम इसको भूल जाते हैं। इसी कारण लेखक ने माना है कि हमारी आजकल की औद्योगिक सभ्यता जो है विकास की सभ्यता नहीं है, उजाड़ की अब सभ्यता है।
सभ्यता हम उसको कहेंगे जो हमें आगे की तरफ ले जाएगी, लेकिन आजकल की सभ्यता हमें पीछे की तरफ ले जा रही है। हम अपने लिए ही खतरा बनते जा रहे हैं। इसलिए लेखक ने कहा उजाड़ की अब सभ्यता, कि हम जो उद्योग लगा रहे हैं वो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे मतलब क्या कर रहे हैं, अंत में वो क्या कर रहे हैं, वो हमें ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमें ही उजाड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए लेखक मानता है कि ये सभ्यता नहीं है, अपसभ्यता है। अगला प्रश्न देखते हैं, धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है, इसमें यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका है, टिप्पणी कीजिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। लेखक ने इस लेख में एक बहुत बड़ी समस्या को उठाया है जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। लेखक ने इसमें बताया है कि हमारी धरती जो है दिन प्रतिदिन गर्म होती जा रही है, उस गर्म होने के हमारे ऊपर क्या विपरीत प्रभाव पड़ रहे हैं उनको बताया है। आजकल के आधुनिक रहन सहन यानी हमें बहुत सारी सुख सुविधाएं चाहिए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स अपने घर में चाहिए, गाड़ियां चाहिए हर व्यक्ति को अलग अलग। तो ये इस प्रकार के आधुनिक रहन सहन से नए नए उद्योग लगने के कारण और तकनीकी विकास के कारण हम अपनी धरती के वातावरण को गर्म करते जा रहे हैं। वातावरण के गर्म होने का स्पष्ट प्रभाव आजकल धरती और मौसम चक्र पर दिखने लगा है। समुद्र का पानी लगातार गर्म हो रहा है, धरती के ध्रुवों पर पड़ी बर्फ जो है पिघल रही है और उससे समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। जो हमारे ग्लेशियर हैं जहाँ पर बर्फ जमी होती है, धरती के जो ध्रुव हैं, गर्मी के कारण वहाँ से वो बर्फ लगातार पिघल रही है और समुद्र में उनका पानी मिल रहा है और लगातार समुद्र का स्तर जो है बढ़ रहा है। इससे क्या होता है, इससे धरती धीरे धीरे कम होती जाएगी। अगला पॉइंट है, वातावरण के लगातार गर्म होने के कारण लेखक जो है उद्योगों को मानता है। लेखक इस सब का कारण किसको मानता है कि हमने बहुत सारे उद्योग धंधे जो स्थापित करे हैं उसकी वजह से धरती जो है गर्म होती जा रही है। और इसमें मुख्य भूमिका किसकी है, यूरोप और अमेरिका की। वो कैसे है, यूरोप और अमेरिका की औद्योगिक क्रांति ने पूरे विश्व को औद्योगिकीकरण के लिए प्रेरित किया। उन्होंने इतनी ज़्यादा अपने देशों में औद्योगिक क्रांति कर ली कि सारा संसार उनको देख करके प्रेरित हो गया कि जब ये इतना विकास कर सकते हैं, इतनी तरक्की कर सकते हैं, तो सभी देशों में होड़ मच गई। सारे संसार को उन्होंने औद्योगिकीकरण के लिए प्रेरित कर दिया। यूरोप और अमेरिका ने बिना प्रकृति की ओर देखे अपने देश में लगातार उद्योग स्थापित किए। इन देशों से निकलने वाली जहरीली गैसें ही वातावरण और ग्रीन हाउस को सबसे ज़्यादा प्रदूषित कर रही हैं। वैसे अगर देखें तो पूरे संसार में सबसे ज़्यादा रौब और दबदबा भी इन्हीं देशों का है, तो ये अपनी गलती भी नहीं मानते हैं और इसको कम करने के कोई प्रयास भी नहीं करते हैं। इसलिए इनका सबसे ज़्यादा रोल है ग्लोबल वार्मिंग में। आगे है बताया गया है कि कैसे प्रभावित करता है और हमें इनके प्रभाव को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। वातावरण की इन हानियों से बचने के लिए हमें विकास के साथ साथ प्रकृति का संतुलन भी बनाए रखना होगा। यानी अगर हमें विकास करना है, ये बात ठीक है, मान लिया, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, उसकी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए हमें उद्योग धंधे लगाने ही पड़ेंगे। तो ध्यान हमें क्या रखना है, इन हानियों से बचने के लिए हम विकास के साथ साथ प्रकृति का संतुलन भी बनाए रखें। उद्योग लगाने से पहले हमें ऐसी जगह का चुनाव करना होगा जहाँ प्रकृति को कम से कम नुकसान हो। जैसे पेड़ काटने की बजाय हम बंजर धरती का प्रयोग कर सकते हैं, या जितना हम प्रकृति का नुकसान करते हैं उसकी भरपाई हम साथ साथ कर दें। यानी पेड़ों को काट करके कोई फैक्ट्री ना लगाएं, ऐसी जगह पर लगा लें जहाँ पहले से ही पेड़ नहीं है, बंजर धरती पर लगा लें। या अगर हम पेड़ काट ही रहे हैं तो हम ये ध्यान रखें कि अगर हमने 10 पेड़ काटे हैं तो कम से कम 20 पेड़ हम लगा दें, ताकि वो कभी ना कभी बड़े होकर के 10 पेड़ तो कम से कम बचें और उस नुकसान की क्षतिपूर्ति वो कर दें। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण अगली पीढ़ी के लिए भी किया जाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हम अनलिमिटेड उसका दोहन करते जा रहे हैं। कोयला है, मान लो ज़मीन के नीचे कितने हज़ारों सालों में कोयला बनता है, लेकिन हम ये बिना सोचे समझे कि अगर हमारी अगली पीढ़ी को कोयला चाहिए होगा तो वो क्या करेगी, ये सोचे समझे बिना हम सब कुछ दोहन करते जा रहे हैं। तो हमें ये सारी चीज़ें भी सोचनी चाहिए। तो इस प्रश्न में 2-3 पॉइंट थे कि वातावरण गर्म क्यों हो रहा है, तो हमें बता देना है औद्योगिकीकरण के कारण से गर्म हो रहा है। और दूसरा पॉइंट है यूरोप और अमेरिका की हमें भूमिका बतानी है। और तीसरे पॉइंट में हम थोड़े से सुझाव लिख सकते हैं कि क्या करना चाहिए इन प्रभावों को कम करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, मालवा में अब डगडग रोटी और पग पग नीर वाली कहावत सही नहीं रह गई, क्यों? आंसर देखते हैं। लेखक के अनुसार पहले मालवा एक समृद्ध प्रदेश था और इस प्रदेश के लिए कहावत कही जाती थी, डग डग रोटी पग पग नीर। डग कहते हैं एक कदम को,
इसका अर्थ है कि आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर हर कदम पर भोजन मिल जाएगा और पानी, दोनों ही चीज़ें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकती हैं। इस कहावत का मतलब है कि हर कदम पर आपको भोजन उपलब्ध हो जाएगा और हर कदम पर आपको पानी उपलब्ध हो जाएगा। इतनी समृद्ध प्रकृति थी मालवा प्रदेश की, लेकिन औद्योगिक क्रांति के कारण मालवा प्रदेश की प्रकृति को और वातावरण को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा है। मालवा क्षेत्र अब लगभग सूखा, बंजर और मरुस्थल जैसा हो गया है। बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं रह गया है। मरुस्थल से हम उसकी तुलना लगभग कर सकते हैं कि मरुस्थल जैसा ही बना दिया है, उजाड़ दिया है सारी प्रकृति को। जंगल बहुत अधिक काट दिए गए हैं। पानी का कोई संरक्षण का कोई बहुत अच्छा सिस्टम हमारे देश में नहीं है। इसलिए ये कहावत जो है अब झूठी पड़ गई है कि मालवा में डग डग रोटी और पग पग नीर उपलब्ध है। तो इस तरीके से आज हमने जो चैप्टर पढ़ा अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में, सारा पर्यावरण पर आधारित है। इसमें ग्लोबल वार्मिंग की बातें करी गई हैं, इसमें नदियों की बात की गई है, इसमें औद्योगिकीकरण के कारण जो हमारे वातावरण पर प्रभाव पड़ रहे हैं उन टॉपिक्स पर बात की गई है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा।